हेलो एवरीवन, कंटिन्यू करते हैं पीजीबीपी को। आज की क्लास में सेक्शन 36 और उसमें कई सारे सब सेक्शंस भी हैं, उन सभी को देखेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला है सेक्शन 36, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स ऑफ बैंक। ये सिर्फ बैंक के लिए बात कर रहा है और वो भी प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स की। तो प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स बैंक को एक लिमिटेड अमाउंट तक ही बनाने को दिया जाता है। वो क्या है? Deduction available to a scheduled bank, non-scheduled bank or a cooperative bank for bad and doubtful debt would be 8.5% of total income. जो भी टोटल इनकम है उसके 8.5% तक का प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट बैंक बना सकती है, राइट? इससे ऊपर बनाएगी अलाउड नहीं होगा उसे। इंश्योरेंस प्रीमियम, नो इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ व्हाट? क्योंकि आपने अगर ध्यान हो तो सेक्शन 30 में पढ़ा था बिल्डिंग का इंश्योरेंस अगर आप कराते हो तो प्रीमियम की डिडक्शन मिल जाती है। सेक्शन 31 में क्या पढ़ा था? सेक्शन 30 था रेंट, रेस्ट, टैक्सेस, इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग। ठीक है, तुम्हारा इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग का आपको डिडक्शन मिलता है सेक्शन 30 में। 31 में था रिपेयर एंड इंश्योरेंस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। ठीक है, तो प्लांट एंड मशीनरी का इंश्योरेंस भी आपको डिडक्शन मिल गया सेक्शन 31 में। तो 36 में क्या चीज का मिलेगा आपको? स्टॉक्स और स्टोर्स का। अब बिजनेस में क्या क्या एसेट होती है? बिल्डिंग होता है, प्लांट एंड मशीनरी होता है, स्टॉक होता है, राइट? तो अब स्टॉक का अगर आप इंश्योरेंस कराते हो तो उसकी डिडक्शन सेक्शन 36(1)(1) में मिल जाएगी। क्या आपको सब सेक्शंस याद रखने हैं? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, द अमाउंट ऑफ एनी प्रीमियम पेड इन रिस्पेक्ट ऑफ इंश्योरेंस अगेंस्ट रिस्क ऑफ डैमेज और डिस्ट्रक्शन ऑफ स्टॉक्स और स्टोर्स यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन इज अलाउएबल एज डिडक्शन। स्टॉक और स्टोर्स दोनों का ही, स्टॉक आप समझते हो, स्टॉक का मतलब होता है वो इन्वेंट्री जिसे आप सेल करते हो, और स्टोर्स क्या होता है? वो आइटम होता है जिसे आप कंज्यूम करते हो। फॉर एग्जांपल, मशीन चलाने के लिए मुझे डीजल चाहिए और डीजल भी हमारे यहाँ पड़ा हुआ है 100 लीटर, तो ये क्या है? स्टोर्स है जो धीरे धीरे कंज्यूम होगा, राइट? और स्टॉक क्या है? वो आइटम जिसे आप सेल करेंगे। Now coming to इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय फेडरल मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोई भी मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी जैसे कि पराग मिल्क, अमूल मिल्क, ये जो जितनी भी दूध बेचने वाली कंपनियां हैं जो पैकेट के दूध बेचती हैं, उन कंपनियों की सबसे बड़ी एसेट क्या है आपके हिसाब से? जो इनके पास कैटल है, गाय, बकरी, भैंस, ये जो है यही सबसे बड़ी एसेट है। इन्हीं से तो दूध आता है जो ये लोग बेचते हैं। तो ये गाय, बकरी, भैंस क्या है? क्योंकि अगर आप, ये बिल्डिंग है तो बिल्डिंग के इंश्योरेंस की प्रीमियम की डिडक्शन है, प्लांट एंड मशीनरी के इंश्योरेंस की डिडक्शन स्टॉक्स एंड स्टोर्स की है। क्या ये प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग, स्टॉक्स एंड स्टोर्स ये सब कुछ है? नहीं। ये आपने बहुत पहले ही पढ़ा था कि ये जो कैटल्स वगैरह होते हैं ये बाहर है पूरे एसेट से, क्लास ऑफ एसेट से ही बाहर है। क्यों? क्योंकि इस पे डेप्रिसिएशन नहीं मिलता है, इसलिए क्लास ऑफ एसेट से बाहर है। तो ये प्लांट एंड मशीनरी की डेफिनेशन में नहीं आते, बिल्डिंग, फर्नीचर वगैरह है नहीं ये। तो फिर इनका इंश्योरेंस का प्रीमियम का डिडक्शन, क्योंकि अगर इस पे इंश्योरेंस का प्रीमियम आपने पे किया है तो डिडक्शन अभी तक किसी भी सेक्शन में नहीं मिली है, तो इसलिए इसके लिए अलग से सेक्शन क्रिएट किया गया 36(1)(1)(a), जहां पे अगर आपके पास कैटल्स हैं, लाइव स्टॉक हैं, तो आप उसका अगर इंश्योरेंस कराते हो तो आपको डिडक्शन इस सेक्शन में मिल जाएगी। लेकिन ये डिडक्शन किसको मिलेगी? सिर्फ फेडरल मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटीज को, मतलब दूध बेचने वाली, जो पैकेट वाले दूध बेचती हैं उन कंपनियों को मिलेगी। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय फेडरल मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी, पैकेट वाले दूध का मतलब है कि यही सब बड़े प्लेयर्स होते हैं ना। ठीक है, कोई एक गाय भैंस पाला हुआ है तो वो कोई बड़ा प्लेयर तो होगा नहीं। ऑब्वियसली वो पैकेट का मतलब पैकेट से मत लीजिएगा, पैकेट में बेचिए, बॉटल में बेचिए, खुला ही आपका बहुत बड़ा टर्नओवर है, आप ऐसी बड़ी कंपनी हो, कोऑपरेटिव सोसाइटी हो तो ठीक है। जो लोग भी दूध बेचने का बिजनेस कर रहे हैं आप ऐसे समझ लीजिए, उनको ऑन द लाइव्स ऑफ कैटल ओन्ड बाय द मेंबर ऑफ प्राइमरी मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी एफिलिएटेड टू इट इज अलाउएबल एज डिडक्शन। तो जो भी आपके पास कैटल है उनकी लाइफ के लिए जो आप इंश्योरेंस कराते हो उसकी आपको डिडक्शन मिल जाएगी। नाउ कंपनी इंप्लॉइज की भी हेल्थ इंश्योरेंस कराती है तो उसकी डिडक्शन मिलेगी। अगर मैंने अपने इंप्लॉइज की हेल्थ इंश्योरेंस करा दी तो क्या उसके प्रीमियम की डिडक्शन मिल जाएगी? हमें मिल जाएगी। तो यहाँ पे अब उस इंश्योरेंस की बात कर रहा है, लेकिन लिखता क्या है देखिए, प्रीमिया फॉर इंश्योरेंस ऑन हेल्थ ऑफ एम्प्लॉइज। बताइए टाइपिंग मिस्टेक हो गई है क्या? यहाँ प्रीमिया लिखा हुआ है प्रीमियम की जगह, नहीं, ये सही लिखा हुआ है। इस सेक्शन में वर्ड प्रीमिया ही यूज किया हुआ है।
प्रीमिया लैटिन वर्ड होता है और इसका मतलब प्रीमियम होता है। अब मुझे तो नहीं समझ में आता कि इनकम टैक्स को कठिन बनाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ रही है, अंग्रेजी के साथ साथ कहीं कहीं लैटिन भी लिख दे रहे हैं सब। ठीक है, तो प्रीमिया फॉर इंश्योरेंस ऑन हेल्थ ऑफ एम्प्लॉइज, एन एम्प्लॉयर कैन क्लेम डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रीमिया पेड बाय हिम बाय एनी मोड अदर देन कैश। बस इस बात का ध्यान देना है, बाई एनी मोड अदर देन कैश होना चाहिए फॉर इंश्योरेंस ऑन द हेल्थ ऑफ एम्प्लॉइज, तभी डिडक्शन मिलेगी। इफ इट इज फॉर द हेल्थ इंश्योरेंस, इफ इट इज इन कैश देन इट इज नॉट अलाउड एज डिडक्शन। कैश पेमेंट अलाउड नहीं है इन केस ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस ऑफ एम्प्लॉइज। अच्छा, एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए, सिंस आपको याद रहता है कि भाई एक जगह कैश हमने पढ़ा था अलाउड नहीं है हेल्थ इंश्योरेंस में, तो कंफ्यूज करने के लिए बोलता है कि आपने अपनी स्टॉक का इंश्योरेंस कराया है और पेमेंट कैश में दी है, अलाउड है कि डिसअलाउड है? अलाउड है। अच्छा, एक लिमिट के बाद अगर आप कैश पे करते हो तो कोई भी खर्चा अलाउ नहीं होता, वो अभी आगे पढ़ेंगे, तो उसकी बात मैं अभी नहीं कर रहा हूं जो मैंने नहीं पढ़ा है। ठीक है, एक लिमिट के बियॉन्ड अगर आप कैश पेमेंट करते हो तब तो चाहे किसी भी चीज की पेमेंट कर रहे हो डिसअलाउ हो जाएगा। अभी फिलहाल बात हो रही है कि क्या अगर हम 2000 रुपए का छोटी सी पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है, अपने कैटल के इंश्योरेंस के लिए 1000 रुपए हमने कैश में पे किया, क्या अलाउड है? अलाउड है। लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस ऑफ एम्प्लॉय कराएं 1000 रुपए भी कैश दिया, अलाउड है? नहीं अलाउड है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, बोनस और कमीशन टू एम्प्लॉइज। अगर आप बोनस और कमीशन दोगे एम्प्लॉय को तो अलाउ हो जाएगा, सैलरी वेजेस देते हुए अलाउड होता है, बोनस कमीशन भी अलाउ हो जाएगा। आंसर इज यस, बोनस कमीशन भी अलाउ हो जाएगा। बोनस कमीशन पेड टू एन एम्प्लॉय इज अलाउएबल एज डिडक्शन सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन। कंडीशन क्या है? एडमिसिबल ओनली इफ द अमाउंट पेबल बाय टू एम्प्लॉइज एज बोनस और कमीशन शुड नॉट अदरवाइज हैव बीन पेबल टू देम एज प्रॉफिट और डिविडेंड। क्या कहता है कि बोनस और कमीशन अगर आप एम्प्लॉय को दे रहे हो तो वो डिडक्ट हो जाएगा, लेकिन अगर वो ऐसा पेमेंट था जो कि आपको प्रॉफिट के हिस्से की तरह देना था, लेकिन आप बोनस और कमीशन के नाम पे दे दियो तो अलाउ नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, मेरा एक एम्प्लॉय है, वो कंपनी में शेयर होल्डर भी है, मेरा एक एम्प्लॉय है वो कंपनी में शेयर होल्डर भी है, ठीक है, तो उसको और मेरे कंपनी का प्रॉफिट कितना आ रहा है पता है? मेरे कंपनी का प्रॉफिट आ रहा है 50 लाख रुपया। अब वो जो एम्प्लॉय है उसका 10% शेयर है कंपनी में, ठीक है, और कंपनी इस बार पूरा प्रॉफिट डिविडेंड की तरह डिस्ट्रीब्यूट करेगी, मतलब 50 लाख कमाई तो 50 लाख का डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करेगी। तो उस वाले एम्प्लॉय जो कि मेरा शेयर होल्डर है, जिसका 10% शेयर है, मेरा एक एम्प्लॉय है, वो कंपनी में शेयर होल्डर है और उसके पास 10% शेयर है। मैं जानना चाहता हूं कि अगर कंपनी 50 लाख कमाई है, 50 लाख रुपया पूरा डिविडेंड बांटेगी, तो वो जो एम्प्लॉय भी शेयर होल्डर था उसको कितना डिविडेंड मिलेगा? 5 लाख रुपया। 50 लाख का 10% डिविडेंड उसी के पास जाएगा, 5 लाख रुपया, राइट। लेकिन ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा कि ये 50 लाख रुपए का प्रॉफिट अगर कंपनी कमाएगी तो पहले 50 लाख रुपए पे टैक्स पे करेगी और फिर जो बचेगा उसमें से कहीं डिविडेंड बांट पाएगी, राइट। पहले इस पे टैक्स पे करना पड़ेगा। लेकिन हमने सोचा कि एक काम करते हैं, अगर हम उसको डिविडेंड की तरह देने की बजाय क्यों ना, हमने उस शेयर होल्डर से बोला, जो मेरा एम्प्लॉय भी, हमने कहा कि तुमको बोनस के रूप में पैसा दे देते हैं 5 लाख रुपया, बोनस के रूप में दे देंगे वही 5 लाख रुपया, तो यहां पे प्रॉफिट बन जाएगा 45 लाख रुपया, टैक्स कंपनी का कम हो जाएगा, टैक्स कंपनी का कम हो जाएगा। तो कह रहा है कि ये नहीं चलेगा, अगर आपको उसे डिविडेंड के रूप में प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन देना था और आप चतुराई लगा के उसको बोनस कमीशन बोल के दोगे तो हम अलाउ नहीं करेंगे। अब ये अलाउ नहीं होगा। अगर इनकम टैक्स को ये पता चलता है कि वो पैसा तो आपको देना ही था, लेकिन वो पैसा देना था इन द नेम ऑफ डिविडेंड, लेकिन आप बोनस कमीशन के रूप में दे दिए हो, ताकि, क्योंकि डिविडेंड तो कोई डिडक्टेबल खर्चा तो है नहीं, वो तो प्रॉफिट के बाद आता है, तो उसको एक ऐसा खर्चा बनाने की कोशिश की जा रही है जो कि डिडक्ट हो जाए, अलाउ हो जाए, ताकि आपका प्रॉफिट कम हो जाए, टैक्स कम हो जाए, राइट। तो ऐसा बोनस कमीशन अगर आप पे कर रहे हो तो वो आपको अलाउ नहीं होगा। फिर एक बात और लिख रहा है, डिडक्टेबल सब्जेक्ट टू सेक्शन 43B। याद आ रहा है 43B? इसकी पहले भी बात किए थे हम, जब म्युनिसिपल टैक्सेस आया था, रेंट रेट्स टैक्सेस एंड इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग, तो उसमें जो टैक्सेस था उसके लिए हमने बोला था दिस सब्जेक्ट टू सेक्शन 43B। 43B का मतलब क्या होता है कि आपको पेमेंट बेसिस पे ये खर्चा अलाउ होगा। तो बोनस कमीशन टू एम्प्लॉइज अलाउड ओनली ऑन पेमेंट बेसिस, आप पे करेंगे तभी आपको अलाउ होगा। सिमिलर टू व्हाट म्युनिसिपल टैक्सेस के केस में था कि जब आप पे करेंगे तभी आपको अलाउ होगा। हालांकि पे करने का जो टाइम है ना, वो ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर ही नहीं, रिटर्न फाइल करने तक आप जमा कर सकते हो, तो थोड़ा सा ज्यादा समय मिलता है। अगर रिटर्न फाइल करने तक भी आप जमा कर दिए हो तो आपको अलाउड है वो खर्चा, बोनस एंड कमीशन टू एम्प्लॉय।
और रिटर्न कब जमा होती है? किसी भी साल की रिटर्न जो होती है वो साल खत्म होने के बाद जुलाई में और अक्टूबर में, अगर आप कंपनी हो तो। कंपनीज के लिए अक्टूबर तक का समय होता है, बाकी सबके लिए फार्मिंग कंपनी को अक्टूबर तक का समय होता है, बाकी सभी को जुलाई तक का समय होता है। तो अगर आप रिटर्न जमा करने तक भी अगर आपने पेमेंट कर दिया तो आपको अलाउ हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, बताइए आप लोन लेके बिजनेस कर रहे हो तो आपको उसका इंटरेस्ट ब्याज अलाउ होगा कि नहीं? ऑब्वियसली अलाउ होगा। यही बात यहां कह रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोरोड इज अलाउड एज डिडक्शन इफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर सैटिस्फाइड। नंबर 1, द एसएससी मस्ट हैव बोरोड मनी, आपने कर्ज लिया हो। दूसरा, द मनी सो बोरोड मस्ट हैव बीन यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस, कर्ज लेके आप अपने घर में किसी की शादी करवा दी हो तो उसका ब्याज अलाउ नहीं होगा, ऑब्वियसली आपने कर्ज लेके उसको धंधे में लगाया है। तीसरा, इंटरेस्ट इज पेड और पेबल ऑन सच बोरोइंग, इंटरेस्ट आपने पे किया है या फिर पेबल है ऑन सच बोरोइंग, देन यू आर अलाउड इंटरेस्ट। ठीक है, मतलब आपने 10 लाख रुपए का लोन लिया, ठीक है, 10% पे ये लोन है, आपको करंट ईयर में कितना पे करना है? 1 लाख रुपए, आपने पे नहीं किया है, क्या अलाउ हो जाएगा? हाँ अलाउ हो जाएगा। इंटरेस्ट इज पेड और पेबल ऑन सच बोरोइंग, इंटरेस्ट पेड है या पेबल है उस बोरोइंग पे आपको इंटरेस्ट अलाउ होगा, लेकिन इंटरेस्ट होना चाहिए। जैसे मुझे लोन मिला अपने एक रिश्तेदार से, मैंने बिजनेस में लगाया लेकिन मुझे ब्याज नहीं देना है, क्या इंटरेस्ट अलाउ हो जाएगा? कि अगर भाई लोन बैंक से लिए होते तो इंटरेस्ट लगता ही, ये तो मेरा रिश्तेदार हमको फ्री में दे दिया ना लोन बिना ब्याज के, तो क्या इंटरेस्ट अलाउ होगा? नहीं। अगर इंटरेस्ट पे करना है तो ही अलाउ होगा, नहीं तो इंटरेस्ट अलाउ नहीं होगा। अब देखिए, मेरे रिश्तेदार ने मुझे एक लोन दिया 1 करोड़ रुपए का, लोन दिया 1 करोड़ रुपए का, और उसने कहा है कि आपको इंटरेस्ट पे करना है 10-10 लाख रुपए 10 सालों तक, 10 ईयर्स तक। ठीक है, और जो ओरिजिनल लोन अमाउंट है, ओरिजिनल लोन अमाउंट है वो रीपे नहीं करना है, ओरिजिनल लोन अमाउंट नॉट टू बी रीपेड, वो वापस नहीं करना है, बस मुझे ब्याज भरना है 10-10 लाख का 10 सालों तक। जल्दी बताइए, अब तो इंटरेस्ट देना है, ये लोन मैंने बिजनेस में अपने लगाया, इंटरेस्ट क्या अलाउड हो जाएगा? आंसर इज नो, ये इंटरेस्ट है ही नहीं। अगर आप प्रिंसिपल सम जो कर्ज है उससे ऊपर अगर कुछ जमा कर पे करोगे तभी उसे ब्याज कहा जाएगा। देखिए, ये तो बहुत चतुराई की गई है। यहां पे क्या किया गया, देखिए यहां पे क्या किया गया था कि अगर आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो या पेबल है तभी आपको अलाउ होता है। तो यहां पे किया क्या गया कि हमने सोचा कि अगर हम लोन लेंगे और बिना ब्याज के दे देंगे सामने वाले को तो कुछ भी अलाउ ही नहीं होगा। तो हमने अपने रिश्तेदार से जब पैसा लिया 10 करोड़ रुपए, तो उसने कहा था देखो 10 साल में दे देना, ये पैसा ब्याज देने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा एक काम करते हैं, जो हम लोग के बीच एग्रीमेंट हो रहा है उसमें हम लिख देते हैं कि 10 लाख रुपए का हर साल हम ब्याज देंगे और प्रिंसिपल वापस नहीं करना है, तो ओरिजिनल लोन अमाउंट वापस नहीं करना है। उसने कहा जो मर्जी लिख लो यार, एक ही बात है, ठीक है, तुमको 1 करोड़ रुपए का 1 करोड़ रुपए वापस करना है, दैट्स ऑल। ऐसा कर देने से ये इंटरेस्ट बन जाएगा और अलाउ हो जाएगा क्या? नहीं, इनकम टैक्स कह रहा है इसको इंटरेस्ट कहेंगे ही नहीं, ये तो प्रिंसिपल सम की पेमेंट है। अगर 1 करोड़ रुपए का लोन है तो 10 लाख इंटू 10 करके तो आप इसी की वापसी की हो, तो इसको ब्याज नहीं कहा जाएगा, इवन अगर आप एग्रीमेंट में इसको ब्याज लिखते हो। ठीक है, प्रिंसिपल सम की अगर रीपेमेंट नहीं हुई है तो फिर ये ब्याज नहीं माना जाएगा, क्योंकि प्रिंसिपल सम तो पे किया जाएगा ना, पहले प्रिंसिपल की पेमेंट होगी, देन हम ब्याज कंसिडर करेंगे। अंडरस्टूड एवरीवन? हाँ, ईएमआईज बनती हैं, उसमें ऐसा होता है कि भाई 10 करोड़ में से 10 लाख प्रिंसिपल से जाएगा, 2 लाख रुपए इंटरेस्ट जाएगा, हाँ तो 2 लाख अलाउ होगा आपका। अब आप ऐसा नहीं कहेंगे, जैसे 1 करोड़ रुपए का लोन है, अब इसमें से कहा गया है कि हर साल आप 10 लाख रुपए प्रिंसिपल देंगे और 2 लाख रुपए ब्याज का देंगे। ठीक है, तो पहले साल हमने 12 लाख रुपए दिया, आपको इंटरेस्ट अलाउ होगा? हाँ होगा, 2 लाख रुपए का इंटरेस्ट अलाउ हो जाएगा, क्योंकि 2 लाख रुपए ब्याज है और ये 10 लाख रुपए प्रिंसिपल में जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, डिस्काउंट ऑन जीरो कूपन बॉन्ड। अब ये जीरो कूपन बॉन्ड क्या चीज है? जीरो कूपन बॉन्ड, बॉन्ड तो पब्लिक से डेप्ट के जरिए पैसा लेने का तरीका होता है बॉन्ड। ठीक है, हम बॉन्ड बोलते हैं, डिवेंचर्स बोलते हैं, जिससे हम पब्लिक से पैसा ले लेते हैं। जीरो का मतलब तो जीरो होता है, कूपन का मतलब क्या होता है? कूपन का मतलब होता है इंटरेस्ट रेट। 0% इंटरेस्ट रेट वाला बॉन्ड
जिसपे ब्याज ही नहीं है, नो इंटरेस्ट बॉन्ड है ये। एक बात बताइए, अगर ये नो इंटरेस्ट बॉन्ड है तो कोई इसमें पैसा लगाएगा ही क्यों, क्यों खरीदेगा? क्योंकि ये इशू किया जाता है, इशूड एट डिस्काउंट, इसको डिस्काउंट पे इशू किया जाता है, और रिडीम किया जाता है, रिडीम्ड एट फेस वैल्यू। डिस्काउंट पे इशू होता है, फेस वैल्यू पे ये रिडीम कर दिया जाता है। मतलब कंपनी क्या करेगी, बोलेगी हम 40 रुपए का इशू कर रहे हैं इसे और 100 रुपए में रिडीम करेंगे आफ्टर 10 ईयर्स। तो और ये है कितने का बॉन्ड? बॉन्ड 100 रुपए का ही है, और कंपनी 100 रुपए ही देगी आपको, लेकिन अभी डिस्काउंट पे इशू कर रही है 40 रुपए। अरे तो इन्वेस्टर पैसा लगा देता है ना, वो तो समझ जाता है भाई 40 रुपए में मिल रहा है, 40 रुपए में अभी मिल रहा है, 100 रुपए में रिडीम हो जाएगा, यानी कि 60 रुपए का हमको ब्याज मिल रहा है, फायदा तो है। ब्याज बोल के पैसा नहीं दिया जाता है, डिस्काउंट पे बॉन्ड इशू होता है, फेस वैल्यू पे रिडीम होता है, जो डिफरेंशियल होता है वो इन्वेस्टर के लिए फायदा होता है। तो क्या कंपनी के लिए खर्चा है कि नहीं है? जैसे अगर लोन लेते हैं हम, ब्याज देते हैं तो खर्चा है। अब कंपनी ये भी तो लोन ही ले रही है पब्लिक से एक तरीके का, और ये जो 60 रुपए दे रही है ये ब्याज ही तो दे रही है एक तरीके से, ठीक है, ब्याज बोला नहीं जा रहा है, ठीक है। तो ये जो डिस्काउंट ऑन जीरो कूपन बॉन्ड है, डिस्काउंट ऑन जीरो कूपन बॉन्ड कितना है? 60 रुपए का। क्या ये कंपनी का खर्चा है? आंसर इज यस, ये कंपनी का खर्चा है, राइट। अब ये खर्चा चार्ज कैसे होता है? मान लीजिए कंपनी इशूड 1 लाख नंबर ऑफ बॉन्ड्स, 1 लाख बॉन्ड इशू किया, तो एक बॉन्ड पे 60 रुपए का डिस्काउंट है, ठीक है। टोटल डिस्काउंट ऑन बॉन्ड कितना हुआ? टोटल डिस्काउंट ऑन बॉन्ड हो गया, 1 लाख बॉन्ड था, 100 माइनस 40 रुपया, 60 रुपया, तो 60 लाख रुपया का डिस्काउंट ऑन बॉन्ड हो गया, ठीक है। अब हम इसको डिवाइड करेंगे डिस्काउंट पर मंथ, डिस्काउंट पर मंथ कितना हो गया? 10 साल का बॉन्ड है तो 10 साल में कितने महीने हो जाएंगे? 120 महीने, 120 से डिवाइड कर देंगे। मुझे रुकिए 50,000, ठीक है। 50,000 रुपए पर महीने का डिस्काउंट का खर्चा बैठ रहा है। 120 महीने में 60 लाख रुपए का हमको डिस्काउंट बियर करना पड़ रहा है, यानी 50,000 रुपए महीने का डिस्काउंट हम बियर कर रहे हैं। अब ये बॉन्ड इशू हुआ था, बॉन्ड इशूड ऑन 1/8/2023, रिडीमेबल कब है? रिडीमेबल ऑन 10 साल का बॉन्ड है ना, तो 31 जुलाई 2033 में होगा। हाँ, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, हाँ 10 साल हो जाएगा 33 में, 2033 में रिडीम हो जाएगा। तो प्रीवियस ईयर 23-24 में डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट कितना अलाउ हो जाएगा खर्चे की तरह? डिस्काउंट अलाउड एज एक्सपेंस 50,000 इंटू का महीना, अगस्त से शुरू कर दो, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 5 जनवरी फरवरी मार्च 3, 8 महीना, तो 4 लाख रुपया, 4 लाख रुपए का डिस्काउंट। प्रीवियस ईयर 24-25 में, 24-25 से लेके हर साल तक, प्रीवियस ईयर 32-33 तक, 32-33 तक, एवरी ईयर डिस्काउंट अलाउड हो जाएगा 50,000 इंटू 12, 6 लाख, ठीक है। और प्रीवियस ईयर 33-34 में डिस्काउंट अलाउड एज एक्सपेंस कितना होगा?
प्रीवियस ईयर 33-34 में डिस्काउंट अलाउड एज एक्सपेंस कितना होगा? अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीने का 50,000 इंटू 4, 2 लाख रुपए। कोई दिक्कत यहां तक? परफेक्ट है? ये समझ में आ रहा है ना? 33-34 में तो ये 4 ही महीने था ना, रिडीम हो गया अप्रैल मई जून जुलाई, और यहाँ पे बॉन्ड इशू हुआ था अगस्त में, तो अगस्त से लेके हमने देख लिया क्या महीने का बॉन्ड था। मतलब इस फाइनेंशियल ईयर में जितनी पीरियड के लिए बॉन्ड था उतनी पीरियड का आप डिस्काउंट कैलकुलेट कर लीजिए। अंडरस्टूड? तो ये तरीका होता है डिस्काउंट कैलकुलेट करने का, डिस्काउंट का खर्चा अलाउ करने का। अब बात आती है कि मान लीजिए अगस्त में 1 तारीख को ये था, अगर बॉन्ड 10/8/23 को इशू हुआ होता तो ये रिडीम होता मेरे हिसाब से 9/8/33 को। तो फिर क्या होता, 10/8/33 को ये 23 को अगर ये इशू होता तो अगस्त महीना कंसिडर करते हैं? हाँ करते। 15 दिन या उससे ज्यादा अगर बॉन्ड रहा है तो आप वो महीना कंसिडर करेंगे। अगर 10 अगस्त को भी बॉन्ड इशू हो गया तो अगस्त में 31 दिन होते हैं, अभी भी 16 दिन है, 21 दिन है बॉन्ड 21 दिन था अगस्त महीने में भी, ठीक है। अब 9/8 को अगर बॉन्ड रिडीम हुआ है तो अगस्त महीने में बॉन्ड सिर्फ 9 ही दिन था। 9/8/33 को अगर ये बॉन्ड रिडीम हुआ है तो 9 ही दिन ना बॉन्ड था भाई, 1 तारीख से 9 तारीख तक अगस्त में सिर्फ 9 दिन बॉन्ड था, तो अगस्त महीने को कंसिडर नहीं करेंगे यहां पे 33 में। यानी कि 33 में कंसिडर करेंगे अप्रैल मई जून जुलाई 4 ही महीना। आंसर यही होगा। अगर ये भी डेट होती तो आंसर यही होता। 15 दिन या उससे ज्यादा को 1 महीना ले लेते, 15 दिन से कम अगर होता है तो महीना कंसिडर नहीं करते, उसको इग्नोर कर देते हैं। सिंस ये 9/8 था तो 15 दिन से कम है, इसलिए इसको इग्नोर कर दिए। ये 10/8 है तो ये 15 दिन से ज्यादा है। 15 दिन से ज्यादा है क्यों? अरे 10/8 को अगर इशू हुआ है तो 10/8 से लेके 31/8 अगस्त महीने में कितने दिन बॉन्ड इशूड था 21 दिन के लिए था, तो इसलिए ये कंसिडर होगा। 21 भी क्या कहिए, 22 दिन हो गया वैसे तो, ठीक है। 10 तारीख से अगर हम गिनना शुरू करें तो 31 का महीना होता है, 9 दिन कम कर दीजिए अगस्त का, ठीक है, तो 22 दिन के लिए बॉन्ड था, तो कंसिडर होगा अगस्त महीना। तो यही कैलकुलेशन होगा, अगस्त भी हम कंसिडर करेंगे। समझ में आ रही है ना मेरी बात? अच्छा, अब जीरो कूपन बॉन्ड की स्पेसिफिक डेफिनेशन इनकम टैक्स में दी हुई है। जैसे अगर हम भी अपने बॉन्ड को जीरो कूपन बॉन्ड बोलना चाहें तो बोल सकते हैं कि आंसर इज नो। इनकम टैक्स की डेफिनेशन ऐसे बोलना चाहे बोल सकते हैं, इनकम टैक्स उसे जीरो कूपन बॉन्ड नहीं मानेगा। हम भी बोलना चाहे, हम भी बॉन्ड रेस करना चाहते हैं अपना, बोल दिए जीरो कूपन बॉन्ड है, नो इंटरेस्ट बॉन्ड है। लेकिन इनकम टैक्स में जीरो कूपन बॉन्ड किसे कहते हैं वो देख लीजिए। डिस्काउंट ऑन नोटिफाइड जीरो कूपन बॉन्ड, गवर्नमेंट उसको नोटिफाई करती है, और डिस्काउंट का मतलब होता है डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट रिसीव्ड एंड द अमाउंट पेबल ऑन रिडम्पशन। इशू करते समय कितना पैसा आया, रिडीम करते समय कितना पैसा गया, इसका जो डिफरेंस होता है उसी को डिस्काउंट कहते हैं, और इसको अलाउ किया जाता है ऑन प्रोराटा बेसिस। The pro rata deduction is available under section 36(1)(3)(a) having regard to the period of life of such bond. Period of life of the bond means the period commencing from the date of issue of the bond and ending on the date of the maturity or redemption of such bond. पीरियड क्या है, जिस दिन शुरू हुआ है वहां से लेके रिडेम्पशन तक की डेट। जीरो कूपन बॉन्ड किसे कहेंगे? जीरो कूपन बॉन्ड को ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी होगी, ये बॉन्ड इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल कंपनी और इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल फंड या पब्लिक सेक्टर कंपनी या शेड्यूल्ड बैंक का ही होना चाहिए। यानी कोई भी इस तरीके का बॉन्ड इशू कर देगा तो इनकम टैक्स उसको जीरो कूपन बॉन्ड नहीं बोलेगा। इनकम टैक्स जीरो कूपन बॉन्ड तभी बोलता है जब वो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के द्वारा है, मतलब वो कंपनी जो रोड रेलवेज एयरपोर्ट्स ये सब बनाती है, या कोई भी पब्लिक सेक्टर कंपनी हो, और या फिर शेड्यूल्ड बैंक हो। In respect of such bond, no payment or benefit is received or receivable before the maturity or redemption from infrastructure capital company. ये वो बॉन्ड है जिसमें 1 रुपया भी मेच्योरिटी के पहले नहीं मिलेगा। अगर 40 रुपए का बॉन्ड इशू हुआ है, मेच्योरिटी इसकी 100 रुपए में है फेस वैल्यू पे, तो वो मेच्योरिटी पे ही सीधे पैसा मिलेगा। ऐसे बॉन्ड को ही कहा जाता है जीरो कूपन बॉन्ड। बीच में अगर ऑप्शन है कि आपको पैसा मिल जाएगा तो वो जीरो कूपन बॉन्ड नहीं है।
सच बॉन्ड इज स्पेसिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट, ऑफिशियल गैजेट में सेंट्रल गवर्नमेंट उसको नोटिफाई करती है, तभी वो जीरो कूपन बॉन्ड कहलाता है। कहने को तो हम भी एक बॉन्ड रेस करेंगे इस फीचर के साथ, तो उसको जीरो कूपन बॉन्ड बोल देंगे। नो इंटरेस्ट बॉन्ड रेस करेंगे तो जीरो कूपन बॉन्ड ही बोलेंगे। लेकिन क्या वो सचमुच इनकम टैक्स के लिए भी जीरो कूपन बॉन्ड हो गया? नहीं, इनकम टैक्स नोटिफाइड जीरो कूपन बॉन्ड के रिस्पेक्ट में ये खर्चा अलाउ करता है। आइए कैलकुलेशन दिखाते हैं, इलस्ट्रेशन 18 आपको। जीरो कूपन बॉन्ड्स आर इशूड बाय एलीट लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल कंपनी ऑन अक्टूबर 4, 2023। ठीक है, 4 अक्टूबर 2023 को। अक्टूबर महीना गिना जाएगा? हाँ, 4 अक्टूबर को ही बॉन्ड इशू हो गया है, तो बस 3 ही दिन तो नहीं था बॉन्ड, अक्टूबर 1, 2, 3 को, बाकी तो पूरे महीने बॉन्ड था। इशू प्राइस 85 रुपया है, फेस वैल्यू एज वेल एज द अमाउंट पेबल एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन 100 रुपया, और उसकी फेस वैल्यू जो है वो 100 रुपया है। रिडीम फेस वैल्यू पे होता है, ये हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, तो इशू प्राइस 85 रुपया है, 100 रुपये पे वो रिडीम होगा, यानी 15 रुपये का डिस्काउंट है। ठीक है, रिडम्पशन की डेट है जुलाई 10, 2034। जुलाई 10, 2034, तो क्या साल हो गया भाई? क्या साल हो गए? 2023 के अक्टूबर में। तो देख लेते हैं पहले ये कितने महीने की कहानी हो रही है। अक्टूबर 4, 2023, तो प्रीवियस ईयर 23-24 में अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 6 महीना हुआ। ठीक है, फिर 23-24 के बाद प्रीवियस ईयर, ये मैच्योरिटी वाला जो ईयर है वो देख लेते हैं। प्रीवियस ईयर 34-35 में अप्रैल, मई, जून, जुलाई नहीं लेंगे, 10 जुलाई को ही बॉन्ड रिडीम हो जा रहा है, तो 10 दिन तो नहीं गिना जाएगा ना, 15 दिन या उससे ज़्यादा होता तब ये महीना लेते। 10 जुलाई को खत्म हो जा रहा है बॉन्ड, खत्म कर दीजिए उसको, जुलाई महीना ही खत्म कर दीजिए, फिर अप्रैल, मई, जून 3 महीना हो गया। अब बीच में क्या साल आएंगे? 23-24 के बाद 24-25, 25-26, 26-27, 27-28, 28-29, 29-30, 30-31, 31-32, 32-33, 33-34, 25-26, 26-27, 27-28, क्या साल हुए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 का मतलब 120 महीना ये हो गया। 120 और 9, 129 महीना टोटल हो गया। नंबर ऑफ बॉन्ड कितना है? 1 लाख। तो 15 लाख डिवाइडेड बाई 129 महीना, 15 लाख डिवाइडेड बाई 129 महीना। अमाउंट ऑफ डिस्काउंट कितना है? चलिए अब हम दिखाते जाते हैं। अमाउंट ऑफ डिस्काउंट देखिए बता रहा है 15 लाख। पीरियड ऑफ बॉन्ड 129 महीना, 1 महीने का डिस्काउंट हो गया इतना। अब 23-24 में 6 महीने का डिस्काउंट निकालना है, तो 23-24 में आप 6 महीना कर दीजिए। ठीक है, 24-25 से लेके 32-33 तक हर साल 12 महीना इंटू 12 करके इसमें 12 मल्टीप्लाई कर दीजिए। और लास्ट वाले 34-35 वाले प्रीवियस ईयर में सिर्फ 3 महीना है, तो 11,628 इंटू 3 कर दीजिए, ये डिस्काउंट आ गया। ये डिस्काउंट जो अलाउ हो जाएगा। क्लियर है सबको? चलिए, अब जो सेक्शन आप देखने जा रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आते हैं इससे। ठीक है, थोड़ा डिफिकल्ट भी है, तो ध्यान से सुनेंगे। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम एग्जांपल्स अभी मैं साथ साथ आपको कराऊंगा ताकि इसकी पूरी क्लैरिटी हो आपको। ये बात कर रहा है इंप्लॉयज कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स स्टैट्यूटरी फंड। स्टैट्यूटरी फंड का मतलब होता है वो फंड जो स्टैट्यूट के तहत बना है, कानून के तहत बना है। इट इज टॉकिंग अबाउट प्रोविडेंट फंड। ठीक है, फिर कहता है इंप्लॉयज कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स स्टाफ वेलफेयर स्कीम। स्टाफ वेलफेयर स्कीम क्या है? ये पीएफ वगैरह स्टाफ वेलफेयर स्कीम ही है, ये उसी की बात कर रहा है। यानी दोनों सेक्शन में इंप्लॉयर जो पैसा डाल रहा है पीएफ में उसकी बात कर रहा है, इंप्लॉय पैसा जो डाल रहा है पीएफ में उसकी बात कर रहा है। अब ये पीएफ क्या होता है मैं आपको समझाता हूं, पहले समझिए फिर इसको पढ़ेंगे हम लोग। ये प्रोविडेंट फंड का, ठीक है, इसमें हर महीने इंप्लॉयर कहता है कि हम 5,000 रुपये डालेंगे। इंप्लॉयर क्या बोल रहा है कि हर महीने हम 5,000 रुपये डालेंगे।
ठीक है, तो एम्प्लॉय को भी क्या करना पड़ेगा, हर महीने 5,000 रुपया डालेगा। एम्प्लॉय भी क्या करेगा, इस फंड में 5,000 रुपये डालेगा। यह है प्रोविडेंट फंड। ठीक है, एम्प्लॉय की सैलरी, एम्प्लॉय की जो सैलरी है वो कितनी है महीने की, एक बार के लिए मान लीजिए एम्प्लॉय की जो सैलरी है वो ₹50,000 पर मंथ है। तो अब देखिए होता क्या है, एम्प्लॉयर को एम्प्लॉय को कितने रुपए देने हैं, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देगा 50,000 रुपये महीना तनख्वाह, अब 5,000 रुपये डालेगा उसके फंड में। ठीक है, अब वही एम्प्लॉय जो 50,000 रुपये पाया है उसमें से 5,000 रुपये निकाल के वो भी फंड में डालेगा। राइट, एम्प्लॉयर का खर्चा कितने रुपए का है, ध्यान से बताइए सोच के। एम्प्लॉयर का खर्चा कितना है, 55,000 रुपए ही। ध्यान दीजिएगा, 55,000 रुपए ही, क्योंकि ये 5,000 रुपए जो पीएफ में डाल रहा है वो एम्प्लॉय डाल रहा है। कहां से डाल रहा है, यही 50,000 रुपए महीना जो एम्प्लॉयर दिया है उसको तनख्वाह के तौर पर। एम्प्लॉयर का खर्चा 55,000 रुपए का ही है। एम्प्लॉयर 5,000 रुपए पीएफ में डालता है और 50,000 रुपए एम्प्लॉय को देता है, और एम्प्लॉय उसी 50,000 रुपए में से 5,000 रुपए पीएफ में डालता है। लेकिन ये पीएफ के अकाउंट वगैरह में पैसा ना एम्प्लॉयर ही डालता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि एम्प्लॉय ना पैसा एम्प्लॉयर को ही दे देता है, कहता है लो भाई डाल लो। यानी एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को 50,000 रुपया दिया, एम्प्लॉय उसमें से 5,000 रुपया फिर एम्प्लॉयर को दिया, और एम्प्लॉयर 5,000 रुपया वो एम्प्लॉय वाला फंड में डाला और अपना भी 5,000 रुपया डाला, अपनी तरफ से भी 5,000 डाला। क्या ये झंझट नहीं लग रहा है, हम 50,000 रुपये एम्प्लॉय को दें, एम्प्लॉय हमको 5,000 देगा? नहीं, एम्प्लॉयर क्या करता है, एम्प्लॉय को देता है 45,000 रुपया और कहता है कि हमने तनख्वाह कितनी दी, 50,000 रुपया, क्योंकि वो जो 5,000 रुपया उसका बचा है वो और अपना 5,000 मिला के दोनों एम्प्लॉयर ही प्रोविडेंट फंड में डाल देता है। यानी ये जो प्रोविडेंट फंड में 5,000 आया, ये 5,000 आया, ये एक्चुअल में एम्प्लॉयर ही डालता है पूरा 10,000 रुपया। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये कहेंगे नहीं कि एम्प्लॉय ने दिया है 10,000 रुपया, क्योंकि 5,000 रुपया एम्प्लॉय से काट के डाला है। तो एम्प्लॉय का 5,000 रुपया और एम्प्लॉयर का 5,000 रुपया दोनों इस डब्बे में जा रहा है। एक्चुअल में प्रैक्टिकली डाल कौन रहा है, एम्प्लॉयर डाल रहा है। तो एम्प्लॉयर अपने पीएल को जब बनाता है तो वो कैसे इस खर्चे को चार्ज करता है, वो सैलरी में दिखाता है 50,000 रुपए ही, एक्चुअल में देता 50,000 नहीं है, 45,000 ही देता है। ठीक है, तो वो 5,000 रुपया तनख्वाह की तरह इंप्लॉय को देता है, 45,000 रुपये इंप्लॉय को तनख्वाह देता है, 5,000 रुपये उसके पीएफ में डालता है, उसका हिस्सा, इंप्लॉय का हिस्सा। ठीक है, जैसे ये 50,000 रुपये तनख्वाह है तो पेड टू इंप्लॉय कितना होगा, पेड टू इंप्लॉय होगा 45,000 रुपया। अब मैं ये हाईलाइट कर देता हूं, ये 45,000 रुपया इसी 50,000 का हिस्सा है, और ये वाला इंप्लॉय का 5,000 रुपया ये भी उसी का हिस्सा है। इसके अलावा अलग से इंप्लॉयर क्या देता है, ये 5,000 रुपये अपना हिस्सा देता है अलग से, जो हाईलाइटेड नहीं है। लेकिन पीएल में कैसे लिखेगा, लिखेगा सैलरी 50,000 रुपया और लिखेगा पीएफ कंट्रीब्यूशन 5,000 रुपया। एक्चुअल बात भी यही खर्चा ही है। लेकिन अब क्या बात आ रही है, ये जो इंप्लॉय का हिस्सा है, जो हम 5,000 रुपया कम करके इंप्लॉय को दिए, ये 5,000 रुपया इंप्लॉय का जो हिस्सा है 5,000 रुपये का, ये वाला 5,000 रुपया, इसे आपको अगले महीने की 15 तारीख तक जमा कर देना है। मतलब जुलाई महीने की तनख्वाह है, ठीक है, तो हमें जुलाई महीने का इंप्लॉय का हम पैसा काट लेंगे। जब भी जुलाई की हम सैलरी देंगे, मान लेते हैं हम सैलरी ना अगले महीने की 7 तारीख को देते हैं, ठीक है, तो जुलाई की सैलरी हम कब देंगे, 7 अगस्त को देंगे। तो 45,000 रुपया तो हम 7 अगस्त को दे देंगे जुलाई की सैलरी का। लेकिन जो 5,000 रुपया हम काटे हैं वो कब जमा करेंगे, वो 15 तारीख तक का समय मिल जाता है। पीएफ एक्ट कहता है कि अगले महीने की 15 तारीख तक आप पीएफ जमा कर दीजिए। ठीक है, प्रोविडेंट फंड अगले महीने की 15 तारीख तक एम्प्लॉय जमा कर सकता है। तो हमें अगले महीने की 15 तारीख तक इसे जमा करना है। लेकिन अगर हमने जमा नहीं किया अगले महीने की 15 तारीख तक, तो जो भी मेरा प्रॉफिट आ रहा है, मान लीजिए नेट प्रॉफिट आ रहा है मेरा 10 लाख रुपया, तो इस 10 लाख रुपया में ये 5,000 रुपया जुड़ जाएगा। इफ नॉट पेड टिल
15th ऑफ नेक्स्ट मंथ, अगले महीने की 15 तारीख को नहीं जमा हुआ, ये जब का भी खर्चा है, तो आप क्या करेंगे, ये 5,000 रुपये यहाँ पे डिसअलाउ हो जाएगा और प्रॉफिट हो जाएगा 10,05,000 रुपये, ये हो जाएगा पीजीबीपी। समझ में आ रहा है कि ये वाला इसका 5,000 इंप्लॉय कंट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं, इंप्लॉयर का नहीं, जो सैलरी इस 50,000 की सैलरी के अंदर जो इंप्लॉय का हिस्सा है, ये अगले महीने की 7 तारीख तक जमा, अगले महीने की 15 तारीख तक जमा कर देना है। अंडरस्टूड। अब बात आती है ये जो 5,000 है इसका क्या करना है। इनकम टैक्स कहता है कि ये आप ड्यूरिंग द ईयर कभी भी जमा कर सकते हैं, ईयर एंड होने के बाद भी जमा कर सकते हैं, इस साल की इनकम टैक्स रिटर्न जमा करने तक कर देंगे तो भी आपको अलाउ कर देंगे। इसके अंदर जो 5,000 रुपया है वो अगले महीने की 15 तारीख तक जमा करना है। ये वाला 5,000 रुपया इस साल की इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने तक कर सकते हैं, क्योंकि ये वाली पेमेंट है सब्जेक्ट टू 43B। इसमें बोलता है 43B की टाइम लिमिट तक जमा करिए, और यहां पे कहता है पीएफ की टाइम लिमिट तक जमा करिए। पीएफ की टाइम लिमिट देखनी है। पीएफ की टाइम लिमिट क्या है, अगले महीने की 15 तारीख। इंप्लॉय कंट्रीब्यूशन में पीएफ की टाइम लिमिट देखी जाएगी। इंप्लॉय कंट्रीब्यूशन ये वाला है, इसमें पीएफ की टाइम लिमिट देखी जाएगी, और जो इंप्लॉयर डालता है उसमें 43B की टाइम लिमिट देखी जाएगी। 43B क्या होता है, पेमेंट बेसिस पे अलाउ करेंगे। कब तक पेमेंट कर दोगे, जब तक रिटर्न फाइल करने का समय नहीं आ जाता तब तक आप पेमेंट कर सकते हैं, नहीं तो डिसअलाउ हो जाएगा। अब एक और खास बात, अगर ये हम अगले महीने की 15 तारीख को जमा नहीं करेंगे तो ये हमको अलाउ नहीं होगा। एक बात बताइए, अगर हमको किसी इंप्लॉय का पीएफ जमा करना था, अगले महीने की 15 तारीख बीत गई, अब तो हमको अलाउ नहीं होगा, तो हम जमा करेंगे कि नहीं करेंगे? अरे बिल्कुल जमा करोगे, तुम कैसे नहीं जमा करोगे? इनकम टैक्स में अलाउ हो चाहे नहीं, उससे क्या फर्क पड़ता है? तुम इंप्लॉय का पीएफ का पैसा काट के जमा नहीं करोगे? पीएफ कानून तुमको सूली पे लटका देगा और इंप्लॉय भी छोड़ के निकल लेगा। ऐसे इंप्लॉयर के यहां कौन काम करेगा जो तुम कहते हो कि पीएफ का पैसा काट लिया और जमा भी नहीं कर रहे हैं? जमा तो करना ही पड़ेगा, लेकिन फिर भी अलाउ नहीं होगा। आप ये देखिए, आपको अगले महीने की 15 तारीख तक हर हाल में जमा करना है। अगर नहीं किए तो डिसअलाउ हो जाएगा, डिसअलाउड फॉरएवर हो जाएगा। आप दोबारा जमा करेंगे, ऑब्वियसली करना तो पड़ेगा ही, ऐसा थोड़ी ना कि नहीं करना पड़ेगा। आप 15 तारीख के बाद करेंगे, आपको ब्याज व्याज भी देना पड़ेगा, आप दीजिए, लेकिन आपको अलाउ भी नहीं होगा, वो ऐड हो जाएगा आपकी इनकम में। अब बात आती है पीएफ का कंट्रीब्यूशन, जो इंप्लॉयर का अपना कंट्रीब्यूशन है। वो सरकार कहती है कि इनकम टैक्स यहां पे कह रहा है कि आप ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न के पहले पहले तक आप जमा कर दीजिए। जब भी आपकी रिटर्न की ड्यू डेट है उसके पहले तक जमा कर दीजिए, और अगर नहीं किए तो भी कोई टेंशन की बात नहीं है। जिस साल करोगे ना उस साल अलाउ कर देंगे, जिस साल जमा करोगे उस साल अलाउ कर देंगे। यानी अभी तो हम ऐड करके आपकी इनकम बढ़ा देंगे, जैसे ये वाला पैसा अगर हम इस साल की रिटर्न जमा करने तक नहीं किए तो ये मेरी इनकम में जुड़ जाएगा, लेकिन जिस साल भी हम इसको पे कर देंगे उस साल फिर वापस से घट जाएगा उस साल की इनकम से। जो भी उस साल की इनकम आई होगी, ये 5,000 जिस भी साल 10 साल बाद ये 5,000 तुम पे कर दिए, तो उस साल की जो भी इनकम आई होगी उसमें से 5,000 कम हो जाएगा, क्योंकि ये पहले बढ़ा था ना, तो इस बार कम हो जाएगा। लेकिन ये वाला इंप्लॉय कंट्रीब्यूशन, इसमें तो अगले महीने की 15 तारीख। अब ऐसा क्यों है, क्यों ऐसा कर रही है गवर्नमेंट, इतना अंतर क्यों कर दिया? इंप्लॉय कंट्रीब्यूशन पे इतनी स्ट्रिक्ट, इंप्लॉय कंट्रीब्यूशन पे स्ट्रिक्टनेस ही नहीं है, क्यों ऐसा हो रहा है? देखिए, इंप्लॉय कंट्रीब्यूशन का जो पैसा है ना, वो आपने इंप्लॉय की सैलरी से काट के अपने पास रखा है, राइट? तो गवर्नमेंट कह रही है कि भाई इंप्लॉय का पैसा काट के तुम अपने पास कैसे रख सकते हो? जमा करो अगले महीने की 15 तारीख तक, वो किसी और का पैसा है, तुम्हारा पैसा थोड़ी ना है। लेकिन जो मुझे अपना कंट्रीब्यूशन देना है उसमें गवर्नमेंट लीनियंट है, कहती है ठीक है कोई बात नहीं, रिटर्न फाइल करने तक कर लेना। अच्छा नहीं कर पाए तो जब कभी भी करोगे तब हम तुमको अलाउ कर देंगे, राइट? क्योंकि अगर हो सकता है तुम कह रहे हो भाई अभी हम दे नहीं पा रहे हैं, अभी मेरे पास पैसे नहीं है, तो गवर्नमेंट सब चीज मानने को तैयार है। लेकिन जब आप इंप्लॉय का कंट्रीब्यूशन डिले कर रहे हो तो गवर्नमेंट कह रही है हम मानने को तैयार नहीं है। अरे कैसे नहीं, पैसा है, तुमने तो इंप्लॉय की तनख्वाह में से काटा है ना, नहीं तो तुमको तो देना ही पड़ता, तो वो पैसा तुम्हें अगले महीने की 15 तारीख तक देना पड़ेगा। तो दिस इज द रीजन, राइट? चलिए आपको एक बार मैं पढ़ाता हूं और फिर जल्दी से एक न्यूमेरिकल करा के आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर कर देता हूं।
Employees' contribution towards recognized provident fund and approved superannuation fund, approved gratuity fund is allowed as deduction subject to section 43B. Employer का जो contribution है वो subject to 43B है, ये याद रखिए. Employer contribution subject to 43B. और 43B क्या कहता है? कहता है रिटर्न जमा करने तक पैसा दे दीजिए और नहीं हो पाया तो कोई बात नहीं, जब कभी भी आप देंगे तब अलाउ हो जाएगा. ठीक है. एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन के लिए क्या कहा गया है, पढ़िए. Any sum received by the taxpayer as contribution from his employees towards provident fund. एम्प्लॉयर को जो पैसा मिला, ठीक है, एम्प्लॉय से विथ रिस्पेक्ट टू प्रोविडेंट फंड, तो एम्प्लॉयर को मिलता नहीं है, बेसिकली एम्प्लॉयर काट ही लेता है प्रैक्टिकली. ठीक है. और एनी वेलफेयर फंड ऑफ सच एम्प्लॉय शैल बी अलाउड इज डिडक्शन ओनली इफ सच सम इज क्रेडिटेड बाय द टैक्सपेयर टू द एम्प्लॉयज अकाउंट इन द रेलेवेंट फंड ऑन और बिफोर द ड्यू डेट. ऑन और बिफोर द ड्यू डेट. कौन सी ड्यू डेट? ड्यू डेट का मतलब है द डेट बाय विच द एसएससी इज रिक्वायर्ड एज एन एम्प्लॉय टू क्रेडिट सच कंट्रीब्यूशन टू द एम्प्लॉयज अकाउंट इन द रेलेवेंट फंड. उस रेलेवेंट फंड में जमा करने की जो आखिरी तारीख है वो ड्यू डेट है. यानी पीएफ एक्ट का जो ड्यू डेट है वो ड्यू डेट बनेगा एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन का. If payment of employees' contribution is delayed by the employer that is not paid before the due date of such act, it is disallowed forever. Due date of such act. चलिए मैं आपको एक एग्जांपल कराता हूं. बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है. ठीक है, ध्यान से इसको देखिए और करिए. पीएफ कंट्रीब्यूशन of the month. PF contribution in respect of salary of month. पीएफ कंट्रीब्यूशन कौन सी सैलरी, कौन से महीने की सैलरी के रिस्पेक्ट में है. फिर हम बताएंगे हुज कंट्रीब्यूशन, किसका कंट्रीब्यूशन है ये, एम्प्लॉयर का कि एम्प्लॉय का. फिर हम बताएंगे डेट ऑफ पेमेंट, किस दिन इसकी पेमेंट हो गई है. आपको बताना होगा किस ईयर में अलाउड होगा. अलाउड इन विच प्रीवियस ईयर. ऐसा भी हो सकता है अलाउड ही ना हो कभी, ये भी ध्यान दीजिएगा आप. मई 2023 का सैलरी के रिस्पेक्ट में पीएफ का पैसा है, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है. ठीक है, एम्प्लॉयर ने जमा किया है 31/3/24 को. बहुत समय लगा दिया भाई. ठीक है, आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग आरओआई चाहिए. ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग आरओआई हम रख लेते हैं 31 जुलाई 2024. प्रीवियस ईयर हम किसकी बात कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर 23-24 के रिस्पेक्ट में ये क्वेश्चन है. और ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग आरओआई 31 जुलाई 2024 है. सेकेंड क्वेश्चन इसमें कि मई 23 के सैलरी के रिस्पेक्ट में पीएफ का कंट्रीब्यूशन है, एम्प्लॉयर का हिस्सा है, उसने 31/5/24 को जमा किया. 11/11/24 को जमा किया. मई 23 का एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है, उसने 10/8 को जमा किया. 10/8/23 एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है और जमा हो रहा है ये 10/6/23 को. भाई जमा कौन कर रहा है, करता तो एम्प्लॉयर ही है ना. ठीक है, हिस्सा एम्प्लॉय का है, कंट्रीब्यूशन किसका, एम्प्लॉय का. 31/3/24 को जमा हो रहा है. चलिए आंसर कीजिए. अगर वो अलाउ ही नहीं होना है आपके हिसाब से, किसी भी साल अलाउ नहीं होगा तो काट दीजिए. अदरवाइज बताइए किस प्रीवियस ईयर में ये पेमेंट अलाउ हो जाएगी. चलिए लीजिए 1 मिनट लीजिए, आप हमसे सॉल्व करिए इसको. चलिए
अगर आपका सॉल्व नहीं हुआ है तो आप पॉज करके अभी पहले सॉल्व कीजिए, और अगर हो गया है तो अब आंसर को देखिए, मैच कीजिए और कमेंट में मुझे बताइएगा कि आपका कितना सही था। इसमें से टोटल 6 हैं, 6 में से कितने सही थे। तो आप इस तरीके से आंसर लिखेंगे, सब 4 आउट ऑफ 6 वर करेक्ट, 6 आउट ऑफ 6 वर करेक्ट, 3 आउट ऑफ 6 वर करेक्ट। ईमानदारी से जितना करेक्ट है उतना लिखिएगा, और प्लीज लिखिएगा, जरूर से लिखिएगा, ठीक है। कभी कभी मैं आपसे कुछ करने को खुद भी कहता हूं, अदरवाइज तो सारी चीज मैं ही कर रहा हूं ना। जब कहता हूं तो आप किया करो, मुझे भी आइडिया लगे, अच्छा हाँ कौन कौन से बच्चे पढ़ रहे हैं, कितना सही कर रहे हैं, राइट, एवरेज क्या जा रहा है, क्या ऐसा तो नहीं ये टॉपिक बहुत डिफिकल्ट था कोई ही नहीं कर पा रहा है, तो आई विल बी एबल टू कंक्लूड ऑन दैट, ठीक है। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है, कब तक जमा हो जाना चाहिए, प्रीवियस ईयर 23-24 का अगर 31/7/24 तक भी जमा हो गया है ना तो भी अलाउड है, आपके रिटर्न जमा करने तक भी अलाउड है। तो डिसअलाउ मत करना, जोड़ने की जरूरत नहीं है। जोड़ते कैसे हम, जो नेट प्रॉफिट आता है ना उसमें हम जोड़ के पीजीबी बढ़ा देते हैं। डिसअलाउ करने का मतलब नेट प्रॉफिट में जोड़ दो, डिसअलाउ हो गया वो खर्चा। भाई खर्चा डिसअलाउ करने का मतलब क्या है, प्रॉफिट बढ़ा देना है। तो 31/3/24 ईयर एंड तक हम कर दिए, ये अलाउ हो जाएगा प्रीवियस ईयर 23-24 में ही। अगर 31/5/24 अभी भी देखिए रिटर्न के पहले पहले ही हो गया, 31 जुलाई 24 के पहले ही हो गया, तो प्रीवियस ईयर 23-24 में अलाउ हो जाएगा। ओ माय गॉड, रिटर्न तक नहीं जमा हुआ है, ये 11/11/24 को हो रहा है, रिटर्न तक जमा नहीं हुआ, कोई बात नहीं। अगर रिटर्न तक जमा नहीं हुआ तो जिस प्रीवियस ईयर में जमा हुआ है उस प्रीवियस ईयर में अलाउ हो जाएगा, क्योंकि एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है। तो 24-25 प्रीवियस ईयर में जमा हुआ है तो 24-25 में अलाउ हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, वापस से आइए पिछले वाले पे, ये भी तो 24-25 में जमा हुआ है, तो 24-25 में क्यों नहीं अलाउ हुआ। अरे भाई ये थोड़ी ना देखना है, पहले आपको देखना है क्या ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न तक जमा हो गया। जो पीवाई 23-24 की ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न है वहां तक जमा हो गया तो इसी प्रीवियस ईयर में अलाउ हो जाएगा। अगर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग आरओआई तक नहीं होता है तो फिर जिस प्रीवियस ईयर में होता है उस प्रीवियस ईयर में अलाउ होता है। ये ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग आरओआई तक हो गया था, इसीलिए प्रीवियस ईयर 23-24 में अलाउ हो गया। अब ये इंप्लॉय का कंट्रीब्यूशन अगले महीने की 15 तारीख तक जमा होना चाहिए, यानी मई का पैसा जून में जमा हो जाना चाहिए। ये अगस्त में हो रहा है, अलाउ ही नहीं होगा, कभी नहीं अलाउ होगा, कभी भी अलाउ नहीं होगा। इंप्लॉय का पैसा अगले महीने की 15 तारीख तक करना पड़ेगा। ये 43B से सब्जेक्ट नहीं है, ड्यू डेट ऑफ सच एक्ट यहां पे चलता है। एम्प्लॉयर के केस में 43B चलता है। एम्प्लॉयर का जो पैसा है यहां पे आप 43B लगाते हैं, ये यहां पे आप 43B लगाएंगे, और यहां जब इंप्लॉई का कंट्रीब्यूशन है तो आप 43B नहीं लगाएंगे, ड्यू डेट ऑफ सच एक्ट लगाएंगे। 10/6/23 अगले महीने की 15 तारीख तक हो गया, हाँ तो प्रीवियस ईयर 23-24 में अलाउ हो जाएगा। 31 मार्च 24 होगा ही नहीं, अगले महीने की 15 तारीख तक करना होता है, ये भी नहीं होगा। अब आप बता दीजिए कितने सही थे आपके। ठीक है, इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, इससे आपका ये दोनों सेक्शन कंप्लीट हो गया। तो आपको बुक से पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, मैं तो कहूंगा कि इस लाइन पे फोकस मत कीजिए, ये एग्जाम्पल कर लीजिए, आपका ये दोनों, ये पूरा सेक्शन कंप्लीट हो गया, यहां से यहां तक ये पूरा इतना हिस्सा कंप्लीट हो गया। चलिए आगे देखिए, राइट ऑफ अलाउंस फॉर एनिमल्स, ये मैंने आपको पहले ही बताया है कि एनिमल की जब डेथ हो जाती है तो पूरा का पूरा जो उसकी ओरिजिनल कॉस्ट होती है वो पीएल में चार्ज हो जाती है। जैसे अगर आपके पास बकरी थी, ठीक है, 5,000 रुपए में आपने खरीदी थी, तो बकरी 5,000 रुपए की आपकी एसेट दिखाई देगी, ठीक है। तो ये सब कौन खरीदता है, गाय बकरी भैंस, ये सब कौन, जितनी भी मिल्क कंपनीज वगैरह हैं वो सब खरीद रही होंगी। बहुत सारे बिजनेस में कैटल की आवश्यकता होती है, जिनमें कैटल की आवश्यकता है, कैटल एसेट है उनके लिए। लेकिन ये प्लांट एंड मशीनरी वगैरह की डेफिनेशन में नहीं जाता, ये डेप्रिशिएबल एसेट की डेफिनेशन में नहीं जाता, इस पे डेप्रिशिएशन नहीं मिलता। तो इसकी अकाउंटिंग की कैसे जाती है इनकम टैक्स पर्पसेस के लिए, कि भाई आपका जो एनिमल है वो कॉस्ट पे हमेशा दिखाई देगा, और जब डेथ हो जाएगी तो पूरी कॉस्ट पीएल में चली जाएगी। 5,000 की बकरी है तो हमेशा बैलेंस शीट में बकरी 5,000 की दिखाई देगी, ये आपकी बैलेंस शीट है। आपकी बकरी कितने की है, 5,000, तो आप लिखेंगे बकरी 5,000, ठीक है। अब अगले साल भी बकरी जिंदा है तो यही बैलेंस शीट पे 5,000 चलते रहेगा, चलते रहेगा, चलते रहेगा, जब तक कि बकरी की डेथ ना हो जाए, ठीक है। अब जब बकरी की डेथ हो जाएगी तो आप पीएल में चार्ज करेंगे टू डेथ ऑफ बकरी, कितना रुपया, 5,000 रुपया। अच्छा, अगर डेथ होने पे उस मरे जानवर को आप बेच देते हैं या उसके बॉडी का कोई हिस्सा बेच देते हैं जिससे आपको कुछ पैसा मिल जाता है, तो वो लेस कर दिया जाएगा और फिर पीएल में चार्ज होगा।
या उसे कहा जाता है कि अमाउंट रियलाइज ऑन कारकेसेस। कारकेसेस का मतलब होता है कि डेड बॉडी से आप कुछ रियलाइज कर ले रहे हो, ठीक है। तो मान लीजिए बकरी 5,000 रुपए की थी, उसकी डेथ हो जाने के बाद आपको 500 रुपया मिल जाता है कोई भी चीज का, बकरी के बॉडी पार्ट का, तो आप यहाँ पे डेथ ऑफ बकरी कितना चार्ज करोगे? 4500 रुपया। ये मैंने आपको पहले ही बताया था। राइट ऑफ अलाउंस फॉर एनिमल इन रिस्पेक्ट ऑफ एनिमल विच आर यूज फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, नॉट एज स्टॉक इन ट्रेड। ऑब्वियसली वो स्टॉक इन ट्रेड नहीं है, कैटल बेचते नहीं हो, कैटल आपके बिजनेस प्रोफेशन में यूज होता है। एंड हैव डाइड और बिकम यूजलेस, the difference between the actual cost of the animal to the SSC and the amount realized if any in respect of carcasses or sale of animal is allowable as deduction। डेड हो जाते हैं या यूजलेस हो जाते हैं, यूजलेस मतलब अब उनका इस्तेमाल आप नहीं कर रहे हो, भले ही वो एनिमल आपके पास है, तो आप पीएल में पूरा चार्ज कर दोगे डेथ ऑफ एनिमल और एनिमल बीइंग यूजलेस, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर उनकी डेड बॉडी से कुछ रियलाइज हो जाता है तो वो लेस करके दिखाएंगे आप। क्लियर है? चलिए, बहुत हो गया आज की क्लास के लिए। आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं।